वेलकम बैक। अब कहानी कुर्सी की में बात करेंगे जंग के उस मोर्चे की जो पाकिस्तान और तालिबान के बीच में छिड़ी हुई है। इस जंग में तालिबान के लड़ाके लगातार मुनीर आर्मी के होश उड़ा रहे हैं। तालिबान का खौफ ऐसा है कि पाकिस्तान के जवान या तो मैदान छोड़कर भाग रहे हैं या फिर मारे जा रहे हैं। तालिबान ने शोराबाग जिले में पाकिस्तान के बड़े पोस्ट को कब्जा करने की बात कही है। ये दावा है 30 सैनिकों को मारने का भी दावा किया गया है। इसी तरह तालिबान फाइटर ने पाकटिका के तरवे में पाकिस्तान के पोस्ट को धुआं कर दिया। तालिबान के रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को बड़ी धमकी दी। उन्होंने कहा कि तालिबान 10 साल तक पाकिस्तान के साथ जंग लड़ने के लिए तैयार है। तो ऐलान जंग है और एक फ्रंट जो जंग का है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में खुला हुआ है। हालांकि तालिबान का दावा यह है कि उन्होंने पाकिस्तान के सैनिकों को भी मौत के घाट उतारा, पोस्ट पर भी कब्जा किया। लेकिन इसी तरीके से पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ दावे आ रहे हैं। वो दावा ये कर रहे हैं कि उन्होंने कई सारे पोस्ट को जो है सिक्योर करके रखा हुआ है। एक तरफ तालिबान के लड़ाके पाकिस्तान की फौज को खदेड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ISI करोड़ों रुपए खर्च कर तालिबान के खिलाफ रैली करवा रही है, लेकिन इसमें 50 लोग भी नहीं पहुंच रहे हैं। अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है, अब ISI ने बाकायदा तौर के ऊपर बड़ा मैसिव तरीके से ISI ने बड़ा ठीक ठाक खर्चा करके ISI ने रैलीज अफगानिस्तान के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में ये मौलवी अशरफी टाइप के इनको इकट्ठा करके मौलवियों को उन्होंने कहा जी अफगानिस्तान के खिलाफ रैलियां निकालो। 50 से ऊपर बंदा नहीं जमा हुआ इनका। पाकिस्तान में इस वक्त अपनी फौज के खिलाफ जो नफरत है वो खुल के उसका लावा उबल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अफगानिस्तान में इसके उल्टी गंगा बह रही है। और मतलब जाहिर बात है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की जायरियत है उसके ऊपर यूनाइटेड नेशन भी बात कर रहा है, उसके ऊपर वाज़े तौर के ऊपर कहा यह जा रहा है कि वो उसके खिलाफ है। तो ये जो आदिल बोल रहे हैं ये खुद आर्मी में रह चुके हैं और वो पाकिस्तान की स्थिति और उसकी नब्ज दोनों से बड़े अच्छे से वाकिफ है। पूरी दुनिया में इस वक्त ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले की चर्चा हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में सऊदी के साथ डिफेंस समझौते पर बहस चल रही है। सऊदी पर ईरान बम बरसा रहा है और पाकिस्तान हाथ पर हाथ रखकर बैठा है। मैं पहले इस पर जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं उस पर बात करूं, उससे पहले ये जो तस्वीर सामने आ रही है प्रोफेसर साहब, ये अफगानिस्तान तक से तो वो लड़ नहीं पा रहा है। वहां के तालिबानी लड़ाके ऐसे जिहादी लड़ाके हैं, इतने ताकतवर लड़ाके हैं, मरने मारने पर उतारू हैं। अब पाकिस्तान क्या सऊदी अरब की रक्षा करेगा, अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है। देखिए अभी आपने बयान दिखाया ना अफगानिस्तान के, वो बता रहे हैं कि 10 साल तक लड़ने के लिए तैयार हैं। इन्होंने तो अमेरिकियों से 20 साल तक लड़ाई की है, अमेरिका को छोड़ के जाना पड़ा। और ये जो पोस्ट दिखा रहे हैं आप जल रहे हैं, इस तरह के कितने पोस्ट वो जला सकते हैं। भारत को पाकिस्तान ने हमेशा ये डर दिखाया है कि 2 फ्रंट वॉर होगा अगर पाकिस्तान से आप भिड़े तो। एक तो वेस्ट है ही उनका, एक नॉर्थ भी फ्रंट खुल सकता है। इस समय अगर वो सऊदी अरेबिया को सपोर्ट करते हैं, जो उनका पैक्ट हुआ है, तो उनके लिए 2 फ्रंट वॉर खुल जाएगा। तब वो क्या करेंगे? और उनका सऊदी अरेबिया कहाँ है? अफगानिस्तान के साथ जब लड़ाई कर रहे थे उस समय भी कह रहा था भाई शांत हो जाओ, लेकिन ये लड़ने के लिए तैयार थे। बॉम्बिंग्स कर रहे हैं और अफगान ये जानते हैं कि आने वाले दिनों में ये लड़ाई चलती रहेगी, कोई भी पीस पैक्ट कर ले। 2 फ्रंट वॉर होगा। अगर ईरान इन पर अटैक करता है तो क्या सऊदी अरेबिया इनके रेस्क्यू के लिए आएगा, या इनका जो बड़ा भाई जो हमारे नॉर्थ में है क्या वो आएगा इनसे लड़ने के लिए? बिल्कुल नहीं आएगा। ये दोनों कभी कभी कहते हैं ना, आपको जियो पॉलिटिक्स का एडवांटेज होता है, बड़े अच्छे जगह पे ईरान है बगल में, अफगानिस्तान है, हिंदुस्तान है, चीन है, सारे आपके बगल में है, लेकिन कभी कभी वो डिसएडवांटेज भी होता है। इस समय वही जियोपॉलिटिकल डिसएडवांटेज आपके सामने खड़ा है। आप देखेंगे कैसे लड़ाई होती है और कैसे उस वेस्ट एशिया की आग में आप झुलसते हैं। अभी देखते रहिए। दरअसल सर क्या है ना कि पाकिस्तान के पास कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है, उनके पास केवल एक टेररिस्ट पॉलिसी है और एक पॉलिसी उनकी थोड़ी बहुत मिलिट्री पॉलिसी। मैं कहता हूं उनकी न्यूसेंस फॉरेन पॉलिसी है। फॉरेन पॉलिसी उनका न्यूसेंस है जो दुनिया में न्यूसेंस पॉलिसी है। अच्छा, पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट हैं वो ये बता रहे हैं कि ये जो डिफेंस पैक्ट सऊदी अरब और अमेरिका के सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में हुआ है, आखिर इस समझौते पर अमेरिका और इजराइल ने एतराज क्यों नहीं जताया? अमेरिका और इजराइल इसमें एतराज जता सकते थे, लेकिन उस पर जो वहां के लोगों की राय है, विश्लेषकों की राय है, वो आप सुने। देखिए, पाकिस्तान के लिए ये टाइम बड़ा डिफिकल्ट है। उसकी वजह ये है कि अगर आपको याद हो तो मई के आखिर में, जून के शुरू में
में पाकिस्तान ने एक मुआहिदा किया था सऊदी अरेबिया के साथ, दिफाई मुआहिदा जी, जिसके ऊपर पाकिस्तान में बड़ी खुशियां मनाई गई थी और दूसरी तरफ सऊदी अरब के अंदर भी बड़ी खुशियां मनाई गई। और उस वक्त ये सवाल उठाया गया था कि अमेरिका इसको कैसे बर्दाश्त करेगा, लेकिन अमेरिका की तरफ से किसी किस्म का एक लफ्ज नहीं बोला गया और ऐसे लगा जैसे अमेरिका के मंशा के मुताबिक और उसकी रजामंदी से ये एग्रीमेंट हुआ है। अब सवाल एक बहुत बड़ा पैदा होता है कि क्या ये जो एग्रीमेंट है ये इसराइल के खिलाफ था, और अगर ये इसराइल के खिलाफ होता तो अमेरिका ने इसके ऊपर ऑब्जेक्ट करना था, उसने शोर शराबा करना था और इसको बर्दाश्त नहीं करना था, और इसराइल ने खुद भी उसके ऊपर एतराज करना था, बात करनी थी। इसराइल खामोश रहा, अमेरिका खामोश रहा। इसका मतलब ये था कि ये जो मुआहिदा था ये इसराइल के खिलाफ नहीं था, ये ईरान के खिलाफ था, और ये फोर्सी कर रहा था अमेरिका भी और सऊदी अरब भी कि अनकरीब ईरान जो है अटैक करेगा सऊदी अरेबिया के ऊपर या गल्फ स्टेट्स के ऊपर, और उसकी वजह से ये एक मुआहिदा कर लिया गया। अब पाकिस्तान ने मुआहिदा किया हुआ है और उस मुआहिदे के मुताबिक जब सऊदी अरब के ऊपर हमला होगा और जब सऊदी अरब पाकिस्तान को कॉल करेगा तो पाकिस्तान की फौजों को सऊदी अरब की मदद करने या उसकी हिफाजत करने के लिए वहां जाना पड़ेगा। दरअसल पाकिस्तान को इजराइल से हमेशा हमले का डर सताता रहा है। पाकिस्तान को ये लगता है कि उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर इजराइल की नजर है। ऐसे में पाकिस्तान सपने में भी इजराइल से पंगा नहीं लेना चाहता है, और एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि उनका ये बम इजराइल के लिए नहीं बल्कि इंडिया के लिए है। हमारे एटमी प्रोग्राम को मेरे हिसाब से कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है। और हमारा एटमी प्रोग्राम अमेरिकन को भी पता है कि हमने एटमी प्रोग्राम इसराइल के लिए नहीं बनाया, इंडिया के लिए बनाया। वो इंडिया का डेटरेंट है। देखिए, हम बड़े वाज़ेह अल्फाज में अमेरिका को बता चुके हैं कि सर ये हमने वहां मारने के लिए बनाया, इधर मारने के लिए बनाया है। देखिए, आप हम रियलिटी को तो एक्सेप्ट करें ना। ये जो आपने बम बनाया है ये कहां मारने के लिए बनाया है? इंडिया के लिए, अपने दिफा के लिए बनाया हमने। तो फिर आप इसराइल को क्यों दरमियान में ले आते हो? अगर कभी खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को खतरा हुआ तो वो उस वक्त होगा जब वो अमेरिका इंडिया को कहेगा कि पाकिस्तान को जीरो करो। वो अमेरिका कभी नहीं कहेगा। ये तो पूरी दुनिया जान रही है कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मिर्ची क्यों लगती है, और सबसे ज्यादा डर भी किससे लगता है, वो भारत से लगता है। एटम बम की वो जो भी हर्षवर्धन जी ये जो विश्लेषक कह रहे हैं, बात बता रहे हैं, आज तो इस्लामिक मुल्कों पर खतरा पैदा हो गया है, आज तो ईरान पर भी खतरा पैदा हो गया, आज तो सऊदी अरब पर भी खतरा पैदा हो गया है। तो इनके बम कहाँ चले गए, इनका डिफेंस पैक्ट कहाँ गया? देखिए, एक तो चोरी का बम है और पूरी तरह से बेईमान मुल्क है। ये तो ये कहते थे कि इस्लामिक बम हो गया, उस वक्त तो यही क्लेम किया गया था ना कि इस्लाम के लिए आया है। और भारत कौन सा पाकिस्तान पे हमला करता है? भाई, पाकिस्तान तो भारत का ही हिस्सा रहा। तुम ने इस्लामिक बुनियाद पर लेकर उसको चले गए और बर्बाद हो गए। असली तो तुम्हारी लड़ाई इजराइल से है, असली तुम्हारी लड़ाई दुनिया के दूसरे देशों से है। जिस चीन ने उइगर मुसलमानों को मार मार के जाने क्या हाल कर दिया है, कुरान तक नहीं पढ़ने देता है, वहां तुम्हारी बोलती बंद रहती है। तो अगर एक तरह से देखें तो पता नहीं ये इस्लामिक बम जो है या परमाणु बम जो है वो कुछ है भी या नहीं है। मुझे कई बार संदेह होता है कि जो किलो किलो पाव पाव भर वाले हैं ये हैं भी या नहीं है, क्योंकि अगर इनकी ये स्थिति, अगर इनकी हालत होती, अब डोनाल्ड ट्रंप भले कहें कि हमने न्यूक्लियर पावर्स को भिड़ने से रोक दिया, लेकिन मैं आज भी नहीं मानता हूं कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर है। क्या बात कर रहे हैं? अगर वो न्यूक्लियर पावर इतनी बड़ी हो गया होता तो सऊदी अरब जैसा देश, यूएई जैसा देश उसको हासिल करने की कोशिश नहीं करता। ये लगभग असंभव है। ये सुनने में नहीं ठीक लगता है, क्योंकि वो तो क्लेम कर रहे हैं ना कि हमने बरसों से बना लिया है। हो सकता है कुछ एनरिचमेंट उतना कर लिया होगा कि वो बना सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आज भी पाकिस्तान की उस तरह से नहीं है। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनको इसके अलावा कुछ आता नहीं है। जिस फटेहाल स्थिति में है, अमेरिका इनको थोड़ा सा पीठ पे थोड़ा सा थपथपाता रहता है कि ठीक है बेटा, चलो तुम भी करते रहो। इससे ज्यादा कि इनकी हैसियत नहीं है। तो वो जो बड़ी बड़ी बातें करके, वो भाई साहब जो बोल रहे थे इजराइल के नहीं इंडिया के लिए बनाया हुआ, अरे तुम बताओ ना बताओ, इंडिया तो तैयार बैठा हुआ है। अटल जी ने कहा था ना कि अगर गलती से अगर परमाणु बम है तुम्हारे पास और चला तो हमारे एक आध शहर बर्बाद होंगे, लेकिन दुनिया से पाकिस्तान मुल्क का नाम खत्म हो जाएगा, नक्शे पर नहीं दिखेगा। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और फिर मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान किसी से लड़ने की स्थिति में नहीं है अगर अमेरिका उसकी पीठ पर हाथ न रखे रहे।
मिडिल ईस्ट में जंग के बीच ईरान में सबसे ज्यादा मौत हो रही है। वहीं पाकिस्तानियों का कहना है कि बिना जंग में कूदे दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मौत की खबर तो पाकिस्तान से आ रही है। यानी जंग में बिना एक गोली चलाए पाकिस्तानी अपनी जान गंवा रहे हैं। बताया आपको तकरीबन 1000 लोग शहीद हुए हैं। इराक में 2, लबनान में 50, कुवैत में 4, उर्दन में 5, बहरीन में 1, कतर में 16, अक़वाम कह रहा हूँ यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में 3, ओमान में 1, यूएस मिलिट्री के 6 और इजराइल में 11। सबसे ज्यादा कैजुअल्टीज ऑब्वियसली जो है ईरान में हुई हैं। जो ये आपको नहीं दिखा रहा, इंटरेस्टिंगली जो आपको ये नहीं दिखा रहा, वो एक बड़ा सैड एक पर्सपेक्टिव है जो ये आपको नहीं दिखा रहा। ये आपको ये नहीं दिखा रहा कि ईरान के बाद सबसे ज्यादा एक्चुअली किसी और मुल्क में नहीं, पाकिस्तान में लोग शहीद हुए हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 35 से 40 जाने गई हैं। ये जो अभी डिटेल मिल रही थी, देखिए वैश्विक परिस्थिति क्या है। जंग के इस हालात में जिस खाड़ी देशों के हवाई स्पेस में एक फ्लाइट नहीं उड़ पा रही थी, वहां से भारत अपने नागरिकों को रेस्क्यू करके ले आया। वहां पे उड़ान हुई, बिल्कुल एक खरोच आए बिना विमान भारत में लैंड किया और भारतीय वापस भारत लौट आए। और पाकिस्तान की स्थिति यह है कि उनके नागरिक जंग में ना होते हुए भी मारे जा रहे हैं। सर ये कैसे हो रहा है? आंकड़े बताए जा रहे हैं, इतने पाकिस्तानी मारे गए हैं। एक्चुअली अभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, न्यूसेंस फॉरेन पॉलिसी है। मेरा मानना है कि पाकिस्तान अपने आप में एक न्यूसेंस कंट्री है। नहीं तो 47 में भारत अलग होता है, 47 में पाकिस्तान बनता है। हम कहाँ हैं, वो कहाँ हैं। सिर्फ एक फ़र्क है कि हमने एक देश की तरह, जिम्मेदार देश की तरह बनने और आगे बढ़ने की कोशिश की, और वो भारत विरोध की गिरफ्ती में मजहबी आवरण ओढ़े अंधकार की तरफ बढ़ते गए। दूसरी बात, आप कह रहे थे लड़ क्यों नहीं रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान तालिबान से नहीं लड़ पाता। ऑपरेशन सिंदूर में कुछ घंटों में उसकी कमर टूट जाती है। बलूचिस्तान से नहीं लड़ पाता। बलूचिस्तान से नहीं लड़ पाता। वो पाकिस्तान सऊदी अरब की रक्षा करेगा ईरान के खिलाफ? मतलब ये कल्पना से परे की चीज़ है। एक बात जरूर है कि जिस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं, या अभी जो गल्फ कंट्रीज के अटैक में सामने आ रहा है, पाकिस्तानियों को ज़्यादा मारे जाने की बात है, उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आवाम की आंखें खुलनी चाहिए कि उसके हुक्मरान और आर्मी ने मिलकर पाकिस्तान का क्या हाल किया है। उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग से लेकर ड्रग स्मगलिंग तक, लेकिन कुल मिलाकर के देश उनके एजेंडा पर कहीं नहीं है। और पाकिस्तानी आवाम को जितनी जल्दी समझ आ जाएगा, पाकिस्तान शायद बच जाएगा, एक बेहतर मुल्क बनने की तरफ बढ़ पाएगा। लेकिन सर पाकिस्तान की हालत और उसकी हरकत, और पूछना चाह रहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अटैक के संदर्भ में 2 लॉजिक दिए। एक परमाणु कार्यक्रम, दूसरा हमास, हिजबुल्लाह और हुती को आर्थिक मदद कर रहा है जो आतंकी संगठन है। अगर इस लॉजिक पर चला जाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान लिया जाए तो पाकिस्तान तो दशकों से भारत में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। बिल्कुल ठीक। जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, मतलब दर्जनों संगठन है जो पाकिस्तान में पलते और भारत पर अटैक करते हैं। तो क्या भारत को अधिकार मिल जाता है कि पाकिस्तान में घुस के जो आतंकवाद समर्थक रिजम है उसके खात्मे की कोशिश करे? और पीओके ले ले और पीओके ले ले। इंटरनेशनल फोरम पे तो एक ही सिद्धांत चलेगा ना भाई। अगर ये सिद्धांत है और अमेरिका के अगर यही मापदंड है तो बिल्कुल बेशक भारत ये कर सकता है, लेकिन भारत करेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ही खुद बलूचिस्तान को अलग करके मानेंगे। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बैठे हुए वहीं के नागरिक अपने आप को पाकिस्तान से अलग करके मानेंगे। सिंध के लोग अपने आप को पाकिस्तान से अलग करके मानेंगे। फिर पाकिस्तान रह क्या जाएगा? आसिम मुनीर या शहबाज शरीफ, बस यही एक सिक्के के 2 पहलू रह जाएंगे। अच्छा, पाकिस्तान की हालत और उनकी हरकत ऐसी है कि दुनिया का कोई भी देश उस पर भरोसा नहीं करता। लेकिन अब चीन को भी पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर से भरोसा उठ गया है। पाकिस्तान में चीन के ठिकानों को निशाना बनाकर कई हमले हुए, ना तो मुनीर ना शहबाज इन हमलों को रोक पाया। इस वजह से चीन ने पाकिस्तान में अपने लोगों की हिफाजत का फैसला खुद कर लिया है। चीन ने अपने पीएलए और इंटेलिजेंस को पाकिस्तान में तैनात कर दिया है। ये स्थिति आ गई है। चाइना को इस बात का एहसास हो गया है और पाकिस्तान को भी एहसास हो गया है। पहले चाइना कहता था पाकिस्तान को कि आप जॉइंट इंटेलिजेंस या जॉइंट सिक्योरिटी ऑपरेशंस हम करते हैं जी पाकिस्तान के अंदर, और हमारे जो लोग हैं वहाँ जो सिपेक को गार्ड करते हैं उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं। पाकिस्तान ने रोका हुआ था। पाकिस्तान कहता था नहीं, फिक्र ना करें, हम करेंगे आपकी सिक्योरिटी।
अभी हाल ही में उन्होंने अंडरस्टैंडिंग हो गई है, एग्रीमेंट हो गई है कि चाइनीज भी आके अपनी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करेंगे विद इन पाकिस्तान। तो अब आप एक्सपेक्ट करें कि चाइनीज PLA के लोग और चाइनीज इंटेलिजेंस के लोग पाकिस्तान के अंदर आके अपने असासे जो हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे। एक क्विक रिएक्शन प्रोफेसर साहब इस पर। अब मतलब चीन जो है खुद अपनी PLA भेज रहा है अपनी सिक्योरिटी के लिए। नहीं, देखिए, चीन ने जो CPEC बना रहा है, चीन जो वहाँ CPEC बना रहा है पाकिस्तान में, वहाँ भी अपनी सिक्योरिटी भेज रहा है। तो सोवरेनिटी के अंदर एक और सोवरेनिटी चल रही है। तो चीन जानता है पाकिस्तान पे कभी रिलाई नहीं करता है। और आपने कारगिल की घटना के बाद देखा था, मियां मुशर्रफ गए थे बीजिंग, क्या कहा चीनियों ने कि पहले कारगिल से वापस लौटो फिर हम बात करेंगे। यानी उनका भी कोई वजूद नहीं था। उसके बाद बिल क्लिंटन साहब गए, 3 घंटे वहां रुके, खूब लताड़ा उनको, तो जाके संभले। एक बार फिर इनको वो इतिहास भूल गए हैं, फिर वो उसी लीक पर चल उठे हैं जो 99 में किया था उनको। इनको सबक मिलेगा। आप देखते रहिए, अगला ईरान का अटैक पाकिस्तान पर होगा, क्योंकि उनके लड़ाके अब किसी को नहीं देख रहे हैं किसी भी तरफ। अजरबैजान के तरफ, जो अजरबैजान उनका काफी दिनों से दोस्त था, इब्राहिम रईसी साहब जो डेथ हुआ था हेलीकॉप्टर से, वो अजरबैजान के ही प्रेसिडेंट से मिलके आ रहे थे, उनसे भी उनके बहुत अच्छे संबंध थे। तो ये फ्री फॉर ऑल चल रहा है ईरान, और इस समय इन्हीं के जद में आएगा। और कहा था ना भुट्टो साहब ने कि हम घास खाएंगे लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे। ये न्यूक्लियर बॉम्ब तो इनके पास है, कटोरा लेके घूम रहे हैं, अब ये घास ही खाएंगे। अब इनकी औकात उतनी ही रह गई है। आज इसी नोट पर कहानी कुर्सी को विराम देते हैं। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी आपका, राजकुमार जी, प्रोफेसर साहब, समीर जी।